बीस्ट मास्टर एग्जाम शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है और अगले ही दिन इनका एक छोटा सा असेसमेंट होने वाला है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपने फर्स्ट बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए हैं। इसलिए टीचर ने उन्हें कहा कि वो उस दिन रेस्ट करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एग्जाम पास आ रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअली काफी नर्वस हैं क्योंकि उनके पास जो एबिलिटीज हैं उनके साथ अप्रेंटिस बनना काफी मुश्किल है। एक ब्लॉन्ड लड़का जिसके बाल बिल्कुल स्पाइकी सुपर सायन जैसे हैं, वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है क्योंकि उसकी एबिलिटीज एवरेज से ऊपर है। वही उसके बगल में बैठा लड़का उतना कॉन्फिडेंट नहीं है और उसे लगता है कि वो बस एक रेगुलर इंसान बन के रह जाएगा। और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट लग रहा है वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस स्टोरी में कैसे फिट होगा क्योंकि वो तो एक टाइम ट्रैवलर है। सब कुछ एक हफ्ते पहले हुआ था। इस बॉडी की मेमोरीज की वजह से वो उस दुनिया को समझ गया जिसमें वो रह रहा है। सैकड़ों साल पहले एक कैटास्ट्रोफी आई थी और एक डिमेंशनल पोर्टल से ढेर सारे बीस्ट्स आ गए थे। ह्यूमैनिटी ने उनसे लड़ने की कोशिश की और उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उन्होंने इन क्रीचर्स को टेम करना सीख लिया। और इसी तरह बीस्ट टेमर प्रोफेशन का जन्म हुआ जिसने रियलिटी को पूरी तरह रीशेप कर दिया। बीस्ट टेमर्स को दुनिया में बहुत इज्जत मिलने लगी और यहाँ के यंगस्टर्स का सबसे बड़ा सपना एक महान स्पिरिचुअल मास्टर बनना है। 18 साल की उम्र में यंग लोग अपने फर्स्ट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। उनकी स्पिरिचुअल पावर जितनी स्ट्रांग होगी वो उतने ही स्ट्रांग बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ भी हमारे लड़के पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि इस बॉडी ने पहले ही एक टाइनी एक्सट्रीमली क्यूट स्नोबॉल लाइक क्रीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जो किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल भी लीथल न होने के अलावा ये इवॉल्व भी नहीं कर सकता। तो इस यंग मैन की किस्मत में बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना लिखा है। दूसरे टाइम ट्रैवलर्स की किस्मत इससे बेहतर होती है। हमारे लड़के को कोई आइडिया नहीं है कि वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। एक स्टूडेंट उसके पास आता है और कहता है कि एक रेगुलर पर्सन की तरह जीना एक्चुअली काफी अच्छा है क्योंकि तुम्हें अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने पड़ते। वो उसका मजाक उड़ाते हैं ये कहकर कि उसका छोटा स्नोबॉल आइसक्रीम बेचने में मदद कर सकता है। ये बात हमारे प्रोटैगनिस्ट को इरिटेट कर देती है। लगता है इस सिचुएशन ने उस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जो उसके साथ आया था और वो कंफ्यूज्ड फील करता है ये सोचते हुए कि सिस्टम ने लोड होने में इतना टाइम क्यों लगाया। अब वो सेलिब्रेट करने लगता है क्योंकि ये उसकी लाइफ पूरी तरह बदलने वाला है। सबसे पहली चीज जो वो करता है वो है अपना स्टेटस विंडो चेक करना। जब भी वो कुछ अचीव करता है उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वो स्नोबॉल के स्टैट्स भी चेक करता है। जब ये 100% ग्रोथ तक पहुंचेगा स्नोबॉल इवॉल्व हो जाएगा जो कि सच में इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसे लगा था कि इसके लिए एवोल्यूशन इम्पॉसिबल है। पहला एवोल्यूशन पाथ जो वो चूज कर सकता है वो है जायंट पाथ जो फिजिकल कॉम्बैट और आइस एलिमेंट मास्टरी पे फोकस्ड है और रैंक 5 तक जा सकता है। दूसरा पाथ है क्वीन पाथ जो पूरी तरह आइस मास्टरी पर फोकस्ड है और ये किंग रैंक तक पहुंच सकता है। वो सोच रहा है कि क्या ये कोई सीक्रेट एवोल्यूशन रूट है। ऐसा लगता है कि उसे आइसक्रीम बेचने के लिए ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वीन पाथ हायर लेवल्स तक जा सकता है तो वो वही चूज करेगा। वो अपने क्रीचर को इवॉल्व करने में मदद करने के लिए कुछ अचीवमेंट पॉइंट्स यूज करने का डिसाइड करता है। फिलहाल वो 100 पॉइंट्स यूज करके सिर्फ एक रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है स्नोबॉल को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसकी तरफ हाथ दिखाते हुए प्रोसेस फाइनली शुरू होता है। धीरे धीरे स्नोबॉल स्ट्रांग होने लगता है। वो सक्सीड हो जाता है। स्नोबॉल अब स्टेज 2 पर है जिससे वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर भी उस छोटे क्रीचर में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। उसे अभी भी आइस एसेंस और जेड स्पिरिट चाहिए। पहले आइटम के 20 यूनिट्स और दूसरे का बस 1। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो मटेरियल्स स्नोबॉल को इवॉल्व कर देंगे। अब उसे वो मटेरियल्स खरीदने के लिए कुछ पैसे कमाने होंगे और कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्नोबॉल से कहता है कि उनके कमेंट्स की चिंता मत करो क्योंकि जब टेस्ट का टाइम आएगा वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसा लगता है कि जो लड़का हमारे गाय का मजाक उड़ा रहा था वो इनक्रेडिबली जेलस है और उसे इग्नोर किया जाना पसंद नहीं आया। वो रीजन की एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उसे जैंग फैमिली के साथ पंगे अवॉइड करने चाहिए। वो जेलस लड़का कहता है कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि असली कचरा कौन है। उन शब्दों ने एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन ट्रिगर कर दिया। वो जेलस लड़का और उसके फ्रेंड्स और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे, कन्विंस कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है। उस ह्यूमिलिएशन सेशन के बाद एक ब्लॉन्ड लड़की जैंग को डांटने के लिए आती है। उसका नाम गुआन है और वो लड़के कहते हैं कि वो किसी ऐसे से नहीं डरते जिसे वो ट्रैश मानते हैं, जैसे कि हमारा गाय। हमारा लड़का वहां से निकल जाता है। इडियट्स के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसे कुछ आइटम्स खरीदने के लिए पेट स्टोर जाना है और वो लड़की अगर चाहे तो उसके साथ आ सकती है। हमारे लड़के को जल्दी ही रियलाइज होता है कि ये आइटम सच में बहुत एक्सपेंसिव है। महीनों की सेविंग्स बस कुछ मिनट्स में गायब हो गई। वो ब्लॉन्ड पूछती है कि क्या वो उसके घर डिनर करना चाहेगा क्योंकि इनविटेशन उसकी मम्मी की तरफ से है। ऐसा लगता है कि उसके दिल में हमारे लड़के के लिए कुछ फीलिंग्स है और वो जानना चाहती है कि क्या वो कल के एग्जाम के लिए उसके साथ चल सकता है। वो हाँ कह देता है क्योंकि उसे भी वही टेस्ट देना है जिससे वो ब्लॉन्ड एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाती है। वो गुड बाय कहते हैं लेकिन वो अगले दिन के लिए साफ तौर पर एक्साइटेड है। अपने घर के अंदर हमारे लड़के को रियलाइज होता है कि स्नोबॉल का एवोल्यूशन एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होने वाला है। वो इमीडिएटली आइटम्स अब्सॉर्ब होने के लिए दे देता है।
प्रोसेस तेजी से होता है और स्नोबॉल की बॉडी ग्रो करने लगती है। फिर एक ब्राइट लाइट उसे पूरी तरह अंधा कर देती है। स्नोबॉल का फॉर्म बदलने लगता है और उसकी सरप्राइज के लिए स्नोबॉल के पास अब एक ह्यूमन बॉडी है। वो रैंक 2 आइस क्रिस्टल स्पिरिट के साथ एक छोटी लड़की बन गई है। इस बार ये क्रीचर अटैक कर सकता है। हमारा लड़का इस आउटकम से बहुत खुश है क्योंकि अब वो एक्चुअली एग्जाम पास कर सकता है। वो अभी भी हैरान है कि स्नोबॉल ने एक पूरा लेवल जंप कर लिया। स्टूडेंट्स के बीच एवरेज ये होता है कि उनके क्रीचर्स फर्स्ट लेवल के स्टेज 5 में होते हैं, जो इसे और भी इम्प्रेसिव बनाता है। सिर्फ स्नोबॉल के पास खड़े होकर ही वो उस ठंड को फील कर सकता है जो वो एमिट करती है। उसकी ताकत डेफिनेटली उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई है। अगर सिस्टम ने ये रिवील न किया होता कि स्नोबॉल को क्या चाहिए, तो कोई भी कभी इतने महंगे मटेरियल्स इतने वीक क्रीचर पर खर्च नहीं करता। उसने जो किया वो सही गैम्बल था। स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स पेट की स्पिरिचुअल पावर बढ़ाते हैं, जबकि स्ट्रेंथ क्रिस्टल यूजर की पावर बढ़ाता है। हमारा लड़का इमीडिएटली इंग्रेडिएंट्स अपने मुंह में डाल लेता है। कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अब वो पावर फील करता है जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। उसकी फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। उसे अब उतनी ठंड नहीं लग रही। इसके बजाय उसे अपनी ताकत उबलती हुई महसूस हो रही है। भले ही उसे लड़ने की जरूरत न हो, ताकत सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम होती है जिनके पास ये नहीं होती। खतरे के केस में उसे पता होगा कि खुद को कैसे हैंडल करना है। जब वो अभी भी ये सब सोच रहा होता है, स्नोबॉल उसके पैर से लिपट जाती है। अब टाइम है सारे अचीवमेंट पॉइंट्स यूज करने का, ताकि स्नोबॉल और भी स्ट्रांग बन सके लेवल 2 के स्टेज 4 तक पहुंचते हुए। अगले दिन का इवैल्यूएशन डेफिनेटली बहुत लोगों को सरप्राइज करने वाला है। अब लड़का कैजुअल तरीके से अपनी फ्रेंड के साथ सड़कों पर चलता है। वो जानना चाहती है कि क्या वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड है, और वो कहता है कि उसे भी उस क्वालिफिकेशन की जरूरत है। उसे सच में पसंद आता है कि वो कितना एंथुजियास्टिक है उसकी मोटिवेशन को नोटिस करते हुए। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसमें ऐसा कुछ करने की हिम्मत होगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि लोग हमेशा बदलते रहते हैं। इसके अलावा उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये एक ट्रांसमाइग्रेटर है। कुछ लड़कियां नोटिस करती हैं कि टैलेंटेड 3rd ईयर स्टूडेंट वहां है। वो उस ब्लॉन्ड के बारे में बात कर रही हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के प्यार में पूरी तरह पागल है, ये कहते हुए कि वो हमेशा उस लूजर के साथ घूमती रहती है। एक लड़की ने सुना था कि एक पॉपुलर लड़के ने उस ब्लॉन्ड को प्रपोज किया था और रिजेक्ट हो गया। जलन के मारे वो कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि उसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है। हमारा लड़का चुपचाप वो सारी गॉसिप सुनता है। फाइनली ये रिवील होता है कि वो दोनों कजन्स हैं, और क्योंकि वो इतनी टैलेंटेड है, उसके बहुत सारे एडमायरर्स हैं और ढेर सारे हेटर्स भी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। परेशान होकर ब्लॉन्ड जानना चाहती है कि क्या हमारा लड़का सच में स्नोबॉल को एग्जाम में यूज करने वाला है। वो कंफर्म करता है, ये कहते हुए कि स्नोबॉल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो उसे इस तरह हक करती है जो डेंजरसली अफेक्शनेट लगता है और एलाबामा में एक्सट्रीमली क्वेश्चनेबल माना जाएगा। वो कहती है कि अगर वो दोनों पास हो गए तो वो सेलिब्रेट करेंगे। जब वो प्रैक्टिकली हमारे प्रोटैगनिस्ट को उस ओवर द टॉप अफेक्शन से कुचल रही होती है, वो कहती है कि एक शॉप है जो वो विजिट करना चाहती है। उनका मोमेंट बैकग्राउंड कैरेक्टर्स के एक पेयर द्वारा इंटरप्ट हो जाता है। वो बदसूरत लड़की ब्लॉन्ड पर उसका बॉयफ्रेंड चुराने का इल्जाम लगाती है। इस इल्जाम से परेशान होकर ब्लॉन्ड तुरंत पूछती है कि ये दोनों आखिर हैं कौन और ये बॉयफ्रेंड कौन है। वो बदसूरत लड़की कहती है उसका बॉयफ्रेंड शाहोंग है, लेकिन ब्लॉन्ड को मुश्किल से याद आता है कि वो लड़का कौन है और कहती है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कभी थी ही नहीं। वो बदसूरत लड़की मानने को तैयार नहीं है। उस जगह पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए ब्लॉन्ड हमारे प्रोटैगनिस्ट को हाथ पकड़कर खींचती है, क्योंकि उनके पास करने के लिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसी वक्त वो दूसरा बैकग्राउंड कैरेक्टर उसका कंधा पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि उसने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी, और अगर वो अपनी कजिन को डिसरिस्पेक्ट होते देखता रहेगा तो उसे भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एक एक्सट्रीमली मर्डरस ऑरा दिखाते हुए वो ब्लॉन्ड स्ट्रांगली रेकमेंड करती है कि वो जर्क अपना हाथ उसके कजिन से हटा ले। उसे तुरंत एक ओवरवेलमिंग प्रेशर फील होता है। पीछे हटने के बजाय वो सबसे वायलेंट ऑप्शन चूज करता है। एक औरत को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमारे प्रोटैगनिस्ट द्वारा पूरी तरह रोक दिया जाता है। कुछ ऐसा जो उसकी कजिन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो बदसूरत लड़की अपनी कजिन से कहती है कि मस्ती करना बंद करो, क्योंकि सब जानते हैं कि वो लड़का एक लूजर है। वो जर्क कुछ इंसल्ट्स फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पसीना नहीं रुकता, क्योंकि उसने हमारे लड़के के हाथ में वो ताकत महसूस कर ली थी जो क्लियरली कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है। वो ब्रूटल फोर्स के साथ उस आदमी के पेट में मुक्का मारता है। वो जर्क एक कचरे की थैली की तरह हवा में उड़ता है, जिससे वो बदसूरत लड़की शॉक हो जाती है। जब वो आदमी खड़े होने की कोशिश करता है, हमारा लड़का उसकी तरफ चलता है। वो कहता है कि वो उस ब्लॉन्ड का कजिन है, और अगर वो जर्क उसके साथ कुछ भी करना चाहता है तो उसे पहले इससे निपटना होगा। उसी वक्त वो बैकग्राउंड कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा करके अपनी पैंट गीली करने लगता है, और हमारे प्रोटैगनिस्ट की कजिन उस शो ऑफ स्ट्रेंथ से स्टन रह जाती है। वो इतना इंटेंस था कि उसकी पूरी बॉडी ने रिएक्ट किया। हमारे लड़के ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उन आइटम्स को यूज करने के बाद इतना स्ट्रांग हो जाएगा, और क्योंकि ह्यूमिलिएशन सेशन काफी नहीं था, वो ब्लॉन्ड जर्क अटैक करने का डिसाइड करता है। इस बार वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने वाला है। वो उन सब के सामने नीली आग जैसा ग्लो मैनिफेस्ट करता है।
लेकिन ध्यान से देखने पर न तो हमारा प्रोटैगनिस्ट और न ही उसकी कजन इम्प्रेस लगते हैं। उनके सामने एक गोस्ट वुल्फ खड़ा है जो अभी भी सिर्फ रैंक 2 का है। अपने वुल्फ की पावर पर पूरा भरोसा करते हुए वो जर्क पूछता है कि क्या वो सच में उसे चैलेंज करना चाहते हैं। स्नोबॉल अभी भी रैंक 1 है, लेकिन स्टेज 7 पर पहुंच चुकी है। उस फाइट में उसके चांसेस बहुत अच्छे नहीं है और हमारा लड़का ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव सोच रहा है। लेकिन उसकी कजन वायलेंस चूज करती है। इससे पहले कि वो एक्ट कर सके, वो देखती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके रास्ते में आ जाता है, जो उसे काफी सरप्राइज करता है। वो जानना चाहती है कि क्या वो सच में स्नोबॉल को फाइट में उतारने वाला है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसे चोट लगे क्योंकि इससे उसकी इवैल्यूएशन पर असर पड़ेगा, इसलिए वो सिचुएशन खुद हैंडल करेगा। वो बदसूरत लड़की मजाक में मुस्कुराती है, कन्विंस्ड कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का दिमाग खराब हो गया है क्योंकि पूरे शहर का सबसे बेकार स्टूडेंट एक वायलेंट लेसन सीखने के लिए बेताब है। वो गंजा होने वाला लड़का अपने वुल्फ को अटैक करने का ऑर्डर देता है। मीनवाइल हमारा प्रोटैगनिस्ट स्नोबॉल को एक वायलेंट सेशन के लिए बुला रहा है। वुल्फ के सामने एक ब्राइट फ्लैश दिखाई देता है। वो क्रीचर इमीडिएटली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अब फ्रीज हो रही है। उस सारी बर्फ के बीच में छोटी स्नोबॉल अपीयर होती है और ठीक उसके सामने वो गोस्ट वुल्फ पूरी तरह जम चुका है। इन हरकतों ने बैकग्राउंड कैरेक्टर्स को स्पीचलेस कर दिया है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होना चाहिए था। यहाँ तक कि प्रोटैगनिस्ट की कजन भी सोच रही है कि क्या वो सच में स्नोबॉल ही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि छोटी स्नोबॉल इवॉल्व होने में कामयाब हो गई। वो बेचारा बैकग्राउंड कैरेक्टर अपने गोस्ट वुल्फ को कमांड्स देने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर 1 इंच भी नहीं हिलता। स्नोबॉल अब सिर्फ एक स्नोबॉल नहीं रही, वो एक आई स्पिरिट बन चुकी है और अपनी ओवरवेलमिंग पावर दिखाते हुए वो वुल्फ की बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके रिमेन जमीन पर बिखर जाते हैं, जिससे उसका ओनर गुस्से से भर जाता है। वो स्टूडेंट से हारना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उनके बीस्ट्स बेस्ट केस में रैंक 1 के स्टेज मैन के आसपास होने चाहिए, फिर भी उसका वुल्फ मर चुका है। वो बदसूरत लड़की जानना चाहती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और वो लड़का कहता है कि उसने हाई क्लास क्रीचर से लड़ने की उम्मीद नहीं की थी, अब भागने का टाइम है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट एक डार्क ऑरा रिलीज करता है और पूछता है कि क्या उसने उन्हें भागने की परमिशन दी। वो तुरंत डर से घिर जाते हैं। वो उस आई स्पिरिट के सामने पूरी तरह डिफेंसलेस है। ये उस बैकग्राउंड कैरेक्टर को अपनी पूरी लाइफ का सबसे रैशनल डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। पूरी तरह ह्यूमिलिएट होकर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने झुकता है और माफी मांगता है, अपनी गलती मानते हुए। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि उसे किसी और से माफी मांगनी चाहिए। वो बैकग्राउंड कैरेक्टर तुरंत घूमता है और प्रोटैगनिस्ट की कजन के सामने झुकता है, उस ह्यूज मेस के लिए माफी मांगते हुए जो उसने क्रिएट किया। वो बदसूरत लड़की अभी भी रियलिटी नहीं समझ पा रही। अपनी कजन को होश में लाने की कोशिश में उसे एक थप्पड़ पड़ता है। वो उसे भी माफी मांगने को कहता है। इस फैमिली ड्रामा को देखकर कजन बस उन्हें चले जाने को कहती है। उन्होंने वैसे ही काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। फाइट खत्म होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट आइस स्पिरिट के पास जाता है और उसे थोड़ा सा थपथपाता है, जबकि वो उन 2 इडियट्स को पैनिक में भागते हुए देखता है। उसकी कजन जेन्युइनली एक्साइटेड है, जो उसने अभी देखा, और जानना चाहती है कि उसने इतना कूल काम कैसे किया। आइस स्पिरिट की पावर वाकई इंप्रेसिव है, लेकिन क्योंकि उनके पास वक्त कम है, वो कहता है कि वो बाद में बात करेंगे, उन्हें एग्जाम देना है। फाइनली वो इंपीरियल बीस्ट एसोसिएशन पहुंचते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स वहां का नजारा देखकर हैरान हैं। वहां एक ह्यूज मॉन्यूमेंट है जिसे ओरिजिन स्टोन कहा जाता है। ये उन्होंने किताबों में जो देखा था उससे कहीं बड़ा है। ये साल का आखिरी एग्जाम है और कुछ लोग अपनी क्वालिफिकेशन हमेशा के लिए खो देंगे, जबकि दूसरे एकेडमी में जाएंगे और बिल्कुल अलग लाइफ जिएंगे। सारे स्टूडेंट्स के इकट्ठा होने पर रूम के पीछे एक दरवाजा खुलता है। एक आदमी जिसकी दाढ़ी बेहद बदसूरत है सबको ग्रीट करता है। वो कहता है कि उन सबको छोटे ब्रॉन्ज कॉइन्स मिले हैं जिन पर लो, मीडियम, हाई और सुपीरियर लिखा है। ये कॉइन्स ओरिजिन स्टोन के डिमेंशन में एंटर करने की चाबी हैं। उन्हें चैलेंज की डिफिकल्टी चूज करनी होगी। डिफिकल्टी जितनी ज्यादा होगी, रिवॉर्ड्स उतने ही बेहतर होंगे। फिर वो उन्हें पत्थर में लगी स्क्रीन को ध्यान से देखने को कहता है। हाईएस्ट डिफिकल्टी पर बीस्ट ग्रोथ रेट 30% है और 1 सेकंड क्रीचर ऑब्टेन करना भी पॉसिबल है। बहुत से स्टूडेंट्स रिवॉर्ड्स को लेकर एक्साइटेड हैं और कुछ हाईएस्ट डिफिकल्टी चूज करने का सोच रहे हैं। हमारे लड़के की कजन जानना चाहती है कि वो अब कौन सी डिफिकल्टी पिक करेगा, लेकिन वो ओल्ड बियर्डेड मैन सबके लिए एक एडवाइस देता है। ये चॉइस उनकी डेवलपमेंट हमेशा के लिए तय करेगी और उन्हें वो डिफिकल्टी सिलेक्ट करनी चाहिए जो उनके करंट लेवल को सूट करे। कजन अपने कॉइन को बहुत ध्यान से स्टडी करती है, जैसे श्योर न हो कि क्या चूज करे। ज्यादातर स्टूडेंट्स लोएस्ट डिफिकल्टी चूज करते हैं, सिर्फ एक हार्ड चूज करता है, और ऑफ कोर्स हमारा प्रोटैगनिस्ट सुपीरियर चूज करता है। इससे तुरंत ही बैकग्राउंड कैरेक्टर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसने भी वो चॉइस की, ये कहते हुए कि वो इंसान जरूर डिल्यूजनल होगा। और नेचुरली वो हमारा लड़का था। वो कहते हैं कि जो भी सुपीरियर डिफिकल्टी पिक करेगा वो दोबारा कभी टेस्ट नहीं दे पाएगा। कजन शॉक होकर उसके पास भागती है ये पूछने के लिए कि क्या उसने सच में सुपीरियर डिफिकल्टी चूज किया। अगर वो फेल हुआ तो उसे इस साल दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बैकग्राउंड कैरेक्टर्स उसका और भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहा है। ये बेचारे NPCs जिनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड है बस उसे नीचा दिखाने के लिए आए थे।
यहाँ तक कि टीचर भी वहां आता है और पूछता है कि क्या उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनी। स्टूडेंट्स को ध्यान से चूज करना चाहिए। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया है। डिसबिलीफ से भरा हुआ वो बदसूरत दाढ़ी वाला टीचर पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो सुपीरियर डिफिकल्टी पास कर सकता है। कन्विक्शन से भरा हुआ हमारा लड़का हाँ कहता है। टीचर को उस बच्चे का एरोगेंस पसंद आता है। उसने अपनी वार्निंग दे दी, लेकिन वो बच्चों को आग से खेलने से नहीं रोक सकता। अब जब सबने अपनी चॉइस बना ली है, वो फाइनली मेन अनाउंसमेंट देता है। टेस्ट शुरू होता है और सब अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। स्टूडेंट्स हॉल में बैठते हैं और स्टोन से मिस्टीरियस एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिससे पोर्टल बड़ा हो जाता है। वही एनर्जी सारे स्टूडेंट्स को घेर लेती है, उन्हें दूसरे डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर देती है। मीनवाइल टीचर हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम याद करने की कोशिश कर रहा है। उस दूसरे रियल में हमारा लड़का किसी तरह के अरीना में अपीयर होता है। वो ध्यान से उठता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो सच में ओरिजिन स्टोन के वर्चुअल डायमेंशन के अंदर है। स्टूडेंट्स को बताया गया है कि इस डिमेंशन के अंदर लगी कोई भी चोट उनकी रियल बॉडीज को अफेक्ट नहीं करेगी। इससे वो कॉन्फिडेंस से भर जाता है। उस मोमेंट पर सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका एक अनक्लेम्ड अचीवमेंट है, उसकी पहली जीत। वो सरप्राइज्ड है कि वो यहाँ भी सिस्टम यूज कर सकता है। उसका रिवॉर्ड है 100 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल। वो इमीडिएटली उन्हें क्लेम करता है। इसकी वजह से वो अपना स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट बूस्ट करता है और स्नोबॉल का ग्रोथ रेट 44% पर जंप कर जाता है। और क्योंकि वो उसे स्नोबॉल बुला बुलाकर थक गया है, अब से उसका नाम पॉप्सिकल है। इस पावर अप के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट के जीतने के चांसेस इंडिसेंट लेवल्स तक बढ़ जाते हैं। वो इंतजार करता है कि अरीना में आगे क्या होगा। फिर एक दरवाजा खुलता है। एक बड़ा और खतरनाक क्रीचर उनकी तरफ बढ़ता है, एक फायर लिजर्ड जो अभी भी रैंक 1 है। हमारा लड़का कुछ मुश्किल एक्सपेक्ट कर रहा था और लिजर्ड की ताकत को अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन वो आग के एक बड़े धमाके से सरप्राइज हो जाता है। वो इमीडिएटली पॉप्सिकल को उसे फ्रीज करने का ऑर्डर देता है। आइस क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं और तुरंत आती हुई आग की तरफ लॉन्च किए जाते हैं। पानी और आग का टकराव तुरंत धुएं का एक बड़ा बादल बना देता है। जब वो साफ होता है तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि फायर लिजर्ड को पहले ही उसके अपने आइस स्कैन में भेजा जा चुका है। हमारा लड़का सच में सरप्राइज्ड है कि उसका अटैक कितना स्ट्रांग हो गया है। इस डिफिकल्टी में टोटल 5 लेवल्स हैं और उसे हर चैलेंज को ओवरकम करते रहना है। अगला क्रीचर जो वो फेस करता है वो एक ममी जैसा दिखता है। फायर लिजर्ड की तरह ये भी रैंक 1 है। दूसरे चैलेंजर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये बस प्ले टाइम से ज्यादा कुछ नहीं है। बाहर टीचर सब कुछ ध्यान से देख रहा है। हमारे लड़के ने मम्मी को इतनी जल्दी हरा दिया कि हमें ये देखने का मौका भी नहीं मिला कि वो क्या करने के काबिल था। लड़के के पोटेंशियल पर शक करते हुए टीचर सोचता है कि शायद आइस एट्रीब्यूट्स ने उसे एडवांटेज दिया होगा। अब तक असली चैलेंज आना अभी बाकी है। इस बार जो गेट हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए खुलता है वो किसी जेल की सलाखों जैसा दिखता है। लकड़ी से बना एक क्रीचर आगे बढ़ता है जिसकी आंखें बड़ी और डरावनी है। ये एक प्लांट टाइप बीस्ट है जो ऑलरेडी रैंक 2 पर है। टीचर मानता है कि भले ही हमारे प्रोटैगनिस्ट का क्रीचर भी रैंक 2 है, लेकिन वो शायद स्टेज 1 पर ही है, जबकि दुश्मन क्रीचर स्टेज 2 है। इसलिए वो अज्यूम करता है कि हमारा लड़का हार जाएगा। वो मॉन्स्टर आगे बढ़ता है, फाइट को तुरंत खत्म करने के लिए तैयार, लेकिन वो पॉप्सिकल की आंखों को एक खतरनाक रोशनी के साथ चमकते हुए नोटिस नहीं करता। हमारा लड़का रियलाइज करता है कि एट्रीब्यूट डिसएडवांटेज की वजह से सिर्फ आइस काफी नहीं होगी। वो लकड़ी का क्रीचर बुरी तरह अटैक करने के लिए अपनी ब्रांचेस यूज करता है और पॉप्सिकल की पूरी बॉडी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब जब वो जकड़ी गई है, मॉन्स्टर बैटल खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। बाहर से देखते हुए टीचर कॉन्फिडेंट फील करता है कि उसकी प्रेडिक्शन सही थी। ये उस बच्चे का एंड है, लेकिन सेकंड्स के अंदर ही उसे रियलाइज होता है कि वो पूरी तरह गलत है। भले ही वो क्रीचर प्लांट टाइप है, लेकिन उसकी बॉडी फ्रीज होने लगती है। ये डोमेन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड है, पॉप्सिकल की एबिलिटी। हमारे लड़के की टीम सिर्फ एक स्किल पर रिलाई नहीं करती। अब काउंटर अटैक का वक्त है। कई आइस स्पीयर्स मॉन्स्टर की तरफ लॉन्च किए जाते हैं, जिससे वो अपने हाथों से अपना सर बचाने पर मजबूर हो जाता है, जबकि वो ढेर सारी बर्फ से घिरा हुआ है। जब वो मॉन्स्टर फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि आगे क्या करे, उसके पीछे और आइस फॉर्म होती है जो एक ब्रूटल स्ट्राइक में उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। दुश्मन के डिफीट होते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट एक और लेवल क्लियर कर लेता है। चैलेंज को पूरी तरह अनाहिलेट करने से पहले सिर्फ 2 और दुश्मन बचे हैं। बाहर कुछ स्टूडेंट्स होश में आने लगते हैं। एक जोर से कंप्लेन करता है। वो अपने एनिमी को हराने ही वाला था, लेकिन रह गया। दूसरा हारने का दुख मना रहा है। लोएस्ट डिफिकल्टी का 5th लेवल ही बहुत टफ है, क्योंकि उसमें रैंक 1 के स्टेज 6 क्रीचर को हराना पड़ता है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स चैलेंज क्लियर कर पा रहे हैं, जिससे कुछ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स जलन से भर जाते हैं। तभी वो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस करते हैं। स्टेजेस में से एक पर अब क्रूअल क्लॉ बीस्ट दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स ओरिजिन स्टोन के पास भागते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मॉन्स्टर रैंक 2 का है। उन्हें ये रियलाइज करने में देर नहीं लगती कि ये चैलेंज हमारे प्रोटैगनिस्ट का है, जो सुपीरियर डिफिकल्टी में है और वो ऑलरेडी फाइनल बैटल तक पहुंच चुका है। फाइनली हमारा लड़का लास्ट लेवल पर पहुंचता है।
बाहर बैकग्राउंड कैरेक्टर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। उनमें से एक हर टॉप स्टूडेंट को रिकॉल करता है, लेकिन फिर भी उसे आइडिया नहीं है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट